चलिए जी, अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक के इन सभी क्वेश्चंस में फंक्शन की डेफिनेशन दी जाएगी और एक ऐसा पॉइंट दिया जाएगा जहां पे बताया जाएगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। पहले से बताया फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटीन्यूअस है और इसमें k की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ओके, तो देखते हैं जरा, ये नंबर लाइन में बनाता हूं। π/2 के ऊपर यहाँ पाई ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं। π/2 के ऊपर हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? f(x) 3 के बराबर है। और इसके इस तरफ जाओ या इसके इस तरफ जाओ, दोनों तरफ फंक्शन की जो वैल्यू है वो दी हुई है k cos x अपॉन π - 2x, और यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू दी हुई है k cos x डिवाइडेड बाय π - 2x। इसका मतलब वही लॉजिक लगेगा, दोनों तरफ एक जैसे फंक्शन है तो हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। और ये भी बताया हुआ कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो हम लिख सकते हैं सिंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जो π/2 पे होगी दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 फंक्शन इसके बराबर होना चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू π/2 पे तो 3 दी हुई है एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, फंक्शन है k cos x अपॉन π - 2x। ओके, अच्छा जी, अब यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ना क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये 2 अगर यहां से यहां चला जाए तो हो जाएगा 2x माइनस पाई। यहां से अगर यहां चला जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस पाई। तो मैं क्या करता हूं, पाई माइनस 2x को कुछ और y मान लेता हूं। मैं यहां पे क्या करता हूं, पुट करता हूं पाई माइनस 2x को y। ओके, और ऐसी सिचुएशन में when x approaches to π/2, x approaches to π/2, तो y किसे अप्रोच करेगा? then y approaches to π - 2 टाइम्स x की जगह पे π/2, मतलब y approaches to π - π, ये पाई से पाई, ये 2 से 2 कट जाएगा, π - π, ये हो जाएगा 0। अब हम अपना क्वेश्चन चेंज करते हैं, जहां जहां पे π - 2x है वहां पे y रख दूंगा और x की जगह क्या हो जाएगा, π - y = 2x, x हो जाएगा π - y/2। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा वेरिएबल चेंज कर दूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन x की जगह पे y में ले आऊंगा। जरा देखिए कैसे होगा। अब क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 k टाइम्स cos x की जगह पे रखेंगे π - y/2 डिवाइडेड बाय π - 2x को मैंने रखा था y, करेक्ट। तो जरा देखिए अभी आगे सॉल्व होगा। 3 इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 k टाइम्स cos π/2 माइनस y/2 डिवाइडेड बाय y। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर हम लोग इसको लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, वैसे इतने से में आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0
के cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन y बाई 2 डिवाइडेड बाय y। अब जरा देखिए अगली स्टेप में हम थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे। 3 इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 के साइन y बाय 2 डिवाइडेड बाय y। अब जरा देखिएगा अगर y अप्रोचेस टू 0 है तो y बाय 2 भी अप्रोचेस टू 0 होगा। यहां पे एंगल y बाय 2 था इसीलिए मैंने इसको y बाय 2 बनाया और इसमें भी y बाय 2 कर देते हैं और इंटू 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 2 किया था, इंटू 2 भी करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं साइन y बाय 2 अपॉन y बाय 2, साइन y बाय 2 अपॉन y बाय 2, y बाय 2 अप्रोचेस टू 0। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा लिमिट इसमें, जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा लिमिट तो हम लोग को मिलेगा 3 विल बी इक्वल टू k इंटू 1 बाई 2, ये 1 हो जाएगा अपॉन 2। ओके, तो जब 2 यहां से आ जाएगा k की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 3 2 6 और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 26 से 29 तक सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस बताया गया है और हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जैसे बताया जा रहा है 2 और उसके नीचे की वैल्यूज के ऊपर 2 और उसके नीचे की वैल्यूज के ऊपर फंक्शन हमारे पास में है kx² और 2 से ऊपर फंक्शन है हमारे पास 3, कांस्टेंट फंक्शन है। तो वही सेम क्योंकि कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। ओके, अब यहां पे क्योंकि दोनों फंक्शंस अलग अलग है इसीलिए हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली निकालनी पड़ेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ 2 प्लस लिमिट h approaches to 0 f of 2 minus h limit h approaches to 0 function 2 plus h 2 minus h function है kx square, तो ये आ जाएगा लिमिट h approaches to 0 k x square 2 minus h square is equal to, यहां तो कांस्टेंट फंक्शन है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये 3। अब हम अप्लाई कर सकते हैं लिमिट। अगर हम लोग अप्लाई कर दे लिमिट तो हमें क्या मिलेगा k इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, k इंटू 4 इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो देखिए कितने इजीली आता है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जी ये भी उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। इसमें फंक्शन जो है डिफाइन कंटिन्यूअस दिया हुआ है x इज इक्वल टू पाई के ऊपर। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। 26 to 29 सब में k की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम लोग देखें कि पाई के ऊपर जो फंक्शन है वो है cos x, फंक्शन इसमें दिया हुआ है cos x, और पाई के ऊपर और उसके नीचे की वैल्यूज के ऊपर फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो दिया है kx + 1। तो हम लोग उसी तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट
at x is equal to pi, this is equal to right hand limit at x is equal to pi. तो ले लेते हैं भाई लिमिट x अप्रोचेस टू पाई का माइनस फंक्शन पाई का माइनस, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई का प्लस फंक्शन पाई का प्लस, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन पाई माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन पाई प्लस h. ये आ गया हमारे पास पाई माइनस h के x प्लस वन, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो के x प्लस वन, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो cos ऑफ पाई प्लस h. ओके, जहां जहां पे x था मैंने यहां पे पाई प्लस h रखा और यहां पे पाई माइनस h. अब हम लोग देखें लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो पाई माइनस h प्लस वन, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो. कॉस पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा. ओके, तो मैंने रख दिया माइनस कॉस थीटा. यहां पे मैंने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. अब हम लोग कर देते हैं अप्लाई लिमिट. जैसे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो k टाइम्स पाई माइनस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू माइनस कॉस जीरो. ये आ जाएगा k टाइम्स पाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन. तो हमें मिलेगा k टाइम्स पाई इज इक्वल टू माइनस टू और k की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू अपॉन पाई. तो देखिए कितने इजीली आते हैं. तो आप फटाफट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसी पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन जिसमें k की वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर बनाए 5 6 4 5 और उसकी नीचे वाली वैल्यूज के ऊपर, 5 और उसके नीचे वाली वैल्यूज के ऊपर हमें दिया हुआ है फंक्शन kx प्लस वन और 5 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमें दिया हुआ है फंक्शन 3x माइनस 5. ओके, तो अपन ले लेते हैं राइट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5. तो लिया जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 का माइनस फंक्शन 5 का माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 का प्लस फंक्शन 5 का प्लस, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फंक्शन 5 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फंक्शन 5 प्लस h. 5 माइनस h ये आ जाएगा लिमिट h approaches to 0 k times x plus 1, limit h approaches to 0 3 times 5 plus h minus 5. इसमें तो यहीं के यहीं लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई लिमिट तो हमें मिलेगा k टाइम्स 5 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 प्लस 0 माइनस 5. ये हो जाएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 3 इज 15 माइनस 5. तो 5k आ जाएगा, 15 में से 5 गए 10, 10 में से 1 गया 9, तो k की वैल्यू हो जाएगी 9/5. देखिए कितने इजीली सारे क्वेश्चंस होते हैं. चलिए फटाफट कीजिए इसे.
देखिए जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन की 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब फंक्शन की जो डेफिनेशन दी हुई है उसके हिसाब से 2 और ये 10, 2 और उसकी छोटी वैल्यूज के लिए, 2 और उसकी छोटी वैल्यूज के लिए, 2 और उसकी छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 5, 2 से बड़ी और 10 से छोटी, इसके लिए फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस b, और 10 और उसके बड़ी वैल्यूज के लिए, 10 और उससे बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 21, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है। तो इसके नीचे कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है, इस 10 के ऊपर ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल ये भी कंटिन्यूअस होता है। केवल चेंज पॉइंट हमारे पास 2 है, 2 और 10। तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि कंटिन्यूअस हमें दिया हुआ है तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का -2 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 का प्लस f ऑफ 2 का प्लस। अब वही सारी स्टेप्स हैं रिपीटेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन 2 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन 2 प्लस h। 2 माइनस h कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कांस्टेंट फंक्शन है 5, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस b, a x की जगह पर रखेंगे 2 प्लस h प्लस b ax प्लस b। अब हम लोग कर देते हैं अप्लाई लिमिट, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5 a टाइम्स 2 प्लस 0 प्लस b, तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये हमारी आ जाएगी पहली इक्वेशन। अब हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू 10, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 10, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस 10 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस 10 प्लस लिमिट h approaches to 0, f of 10 minus h, limit h approaches to 0, f of 10 plus h। ओके, अब 10 माइनस h, 10 के माइनस में है ax प्लस b, तो लिमिट h approaches to 0, a 10 minus h plus b, that is equal to limit h approaches to 0, ये है कांस्टेंट फंक्शन 21। अब अप्लाई कर देते हैं हम लिमिट, तो ये आ जाएगा a टाइम्स 10 माइनस 0 प्लस b इज इक्वल टू 21, तो आ जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं। मैं क्या करता हूं, पहले सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सबट्रैक्ट करता हूं, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 माइनस करेंगे 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये सबट्रैक्ट करेंगे, b से b जाएगा, ये आ जाएगा 8a इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2।
अब a की वैल्यू 2 पुट करते हैं 1 में, पुट इन 1 इक्वेशन, तो 2 टाइम्स 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 5 में से 4 गए 1। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट इसको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी अब हम अपने आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन जो है बहुत ऑब्जर्वेटरी क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को समझने के पहले एक थ्योरम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन है f एंड g, और ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड, अगर एफ ऑफ जी ऑफ x अगर डिफाइंड है एट c, एंड इफ g इज कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर g एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और c के ऊपर, और f कंटिन्यूअस फंक्शन है g c के ऊपर, देन f ऑफ g इज कंटिन्यूअस एट c। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मगर बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, कोई दूसरा फंक्शन है g ऑफ x। ओके, यदि g वाला फंक्शन x के ऊपर कंटिन्यूअस है, मैं यहां c लिख देता हूं, यहां c लिख देता हूं ऐसे। अगर मेरे पास g फंक्शन कंटिन्यूअस है c के ऊपर, अगर g फंक्शन कंटिन्यूअस है c के ऊपर और f फंक्शन कंटिन्यूअस है gc के ऊपर, ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि f ऑफ g लिखें तो ऐसा लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x। अगर हम लोग c के ऊपर g कंटिन्यूअस है और g c के ऊपर f कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ g भी कंटिन्यूअस होगा। इसके लिए पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑब्जर्वेशन से भी ये सारी चीजें बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं नहीं। तो हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग मानेंगे लेट g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। मैंने यहां दो फंक्शन बना लिए, एक बना लिया एक्स स्क्वायर और एक बना लिया कॉस ऑफ x। तो यदि हमसे कोई बोलता है f ऑफ g ऑफ x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x यानी f ऑफ g ऑफ x, यानी f ऑफ g ऑफ x है एक्स स्क्वायर, मतलब f फंक्शन क्या है cos x, मतलब cos ऑफ x स्क्वायर। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x के ऊपर और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x स्क्वायर के ऊपर, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो बस इसी की यूटिलिटी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे, उसकी मदद से बाहर वाले फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं gx जो कि है एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन की खासियत होती है इसमें रूट होता नहीं है, इसमें डिनोमिनेटर होता नहीं। तो नॉट डिफाइंड कैसे होगा? ये कभी किसी सिचुएशन में नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। Being a polynomial function, gx is continuous at x belongs to माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू दे दे, यानी x अगर रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू हम लोग ले लें, ये डिसकंटिन्यूस होने का इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये मतलब रियल नंबर की सारी वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके,
अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग आ जाए एफ ऑफ एक्स के ऊपर। एफ ऑफ एक्स जो कि हमारे पास में कॉस एक्स है, हमने देखा था कॉस एक्स और साइन एक्स, यही ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कभी नॉट डिफाइंड नहीं होते, ये थ्रू आउट कंटिन्यूस होते हैं, इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से चलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बीइंग कोसाइन ट्रिगोनोमेट्रिक functions is a continuous function at all x belongs to real numbers। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो देना है दो, ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता है। हेंस वी कैन डिक्लेयर cos ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब f ऑफ g मतलब f ऑफ g ऑफ x मतलब cos ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इन R रियल नंबर की कोई सी भी वैल्यूज दे दो, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। देखिए जी 32nd और 33rd क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में करना है। इसमें मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर में cos x है, तो इसके अंदर में जो पहला फंक्शन हो जाएगा px, ये आ जाएगा मॉड्यूलस फंक्शन, और इसके अंदर जो दूसरा फंक्शन है qx वो आ जाएगा cos x। तो f of x जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा p ऑफ q ऑफ x, जिसे हम लोग POQ ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ Q ऑफ x। अब ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है और ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो P ऑफ Q ऑफ x भी कंटिन्यूअस होगा। लिखने का पैटर्न कुछ इसी तरीके से होगा। सिमिलरली यहां पे हमारे पास 33rd क्वेश्चन में f ऑफ x ये है, तो इसके अंदर में P ऑफ x मान लेते हैं साइन x और Q ऑफ x लिख लेते हैं हम लोग मॉड ऑफ x। तो f ऑफ x हमें मिलेगा P ऑफ Q ऑफ x मतलब POQ। सिमिलरली जैसे हमने यहां पे लिखा था, पहले फंक्शन को हम लोग बताएंगे कि भैया ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ये नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता है, ये कंटिन्यूअस है थ्रू आउट आर। सिमिलरली ये बताएंगे कि ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है थ्रू आउट आर, तो फिर इनका POQ भी कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। उसी तरीके से यहां पे साइन एक्स, एक कॉस और साइन ऐसे दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि नॉट डिफाइंड कभी नहीं होते। ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो POQ भी कंटिन्यूअस रहेगा। इसमें थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोगों को बताना पड़ता है। इस तरीके से अलग अलग उसको ट्रीटमेंट दे करके दोनों को अलग अलग कंटिन्यूअस प्रूफ करके हमें ऐसे बताना पड़ता है। ओके, तो चलिए फटाफट कीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, अब ये देखें लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ये भी इजी क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसको। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है, इसमें दो मॉड्यूलस फंक्शन है, एक है मॉड ऑफ एक्स, एक है मॉड ऑफ x प्लस 1। ऐसे दो मॉड्यूलस फंक्शन है। अब ये वाला जो मॉड्यूलस फंक्शन है, इस मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू 0 जो होगी एट x इज इक्वल टू 0 होगी। एट x इज इक्वल टू 0 दिस मॉड्यूलस फंक्शन बिकम्स 0। और ये वाला जो मॉड्यूलस फंक्शन है, ये वाला मॉड्यूलस फंक्शन में x की वैल्यू -1 के ऊपर ये फंक्शन 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पे x प्लस 1 की वैल्यू, x प्लस 1 की वैल्यू -1 से छोटी वैल्यूज के लिए निगेटिव आती है। मतलब ये कि जैसे इसको अगर अपन नंबर लाइन पे लें, -1, 0, 1, -2, अगर मैं इससे छोटी वैल्यूज लूं,
-1 से छोटी वैल्यूज लूं तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो कंटेंट है x+1 वो निगेटिव आएगा। से मैंने यहाँ -2 ले लिया, तो -2 ले लिया, तो -2 ले लूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा -2 + 1 -1 -1 का मॉड आगा 1, मतलब मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से माइनस देगा। तो -1 से इधर ये वाला फंक्शन होगा f(x), इसको मैं मान लेता हूं, इसको px, इसको qx, इसको qx मान लेते हैं, इसको px मान लेते हैं। तो यहां पे जो qx होगा वो होगा -(x+1), करेक्ट है। और जैसे ये 1 को क्रॉस करेगा, जैसे 0 या 1, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने लगेगी, तो जो qx है फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +x+1, करेक्ट। सिमिलरली ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन 0 हो रहा है 0 के ऊपर, मैं क्या करता हूं, अगर मैं 0 से छोटी वैल्यूज ले लूं, 0 से छोटी वैल्यूज ले लूं तो मुझे फंक्शन निगेटिव मिलेगा अंदर, मगर आएगा पॉजिटिव। तो यहां पे फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से माइनस साइन देगा, मगर 0 को जैसे ही एक्सीड करता हूं इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी, तो मॉड्यूलस फंक्शन अपनी तरफ से पॉजिटिव लगा करके देगा +x। इसका नाम हमने रखा है p और इस फंक्शन का नाम रखा है हमने q। ओके, अब फंक्शन जो वेरी कर रहे हैं x = 0 पे और x = -1 पे, तो मैं क्या करता हूं, एक बड़ी सी नंबर लाइन बना करके ये -2 -1 0 1 2। अब हम लोग क्या करते हैं, 0 -1, पहले मैं -1 उठाता हूं, -1 से इस तरफ, -1 से इस तरफ, मतलब ये वाला जो फंक्शन रहेगा वो तो ये रहेगा, क्योंकि -1 के इस तरफ फंक्शन की वैल्यू है -x, तो हमारे पास फंक्शन मिलेगा दिस इज -x, और ये -1 के इस तरफ आएगा -x+1, कुछ इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करने पे हमें फंक्शन क्या मिलेगी, डेफिनेशन -x + x+1, मतलब फंक्शन आ जाएगा 1। ओके, और 0 के इस तरफ, 0 के इस तरफ, 0 के इस तरफ ये वाला फंक्शन जो रहेगा वो +x रहेगा, और 0 के इस तरफ ये वाला फंक्शन +x+1 रहेगा। तो मेरे पास फंक्शन की डेफिनेशन मिलेगी +x -(+x+1), तो ये हो जाएगा x -x-1, ये आ जाएगा -1। जो पूरा का पूरा गेम है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब -1 से बड़ा और 0 से छोटा, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, मतलब ये वाला केस। यहाँ पे जो फंक्शन मिलने वाला है हमें उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, f(x) आएगा -1 से बड़ा मगर 0 से छोटा, यही आएगा -x -1 से बड़ा मगर 0 से छोटा, ये आएगा +(x+1), तो ये आएगा -+(x+1), तो ये आएगा -x -1, मतलब -2x -1। अब हमारे पास में -1 के इस तरफ ये वैल्यू आ गई, -1 और 0 के बीच में ये वैल्यू आ गई, और 0 के उस तरफ ये वैल्यू आ गई। अच्छा, at x = -1, at x = -1, at x = -1, ये आएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ओके, तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो अपने पास में चेंज पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूं। ठीक है, चेकिंग कंटिन्यूटी
एट x इज इक्वल टू -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1, देखें लिमिट x अप्रोचेस टू -1 का माइनस f ऑफ -1 का माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -1 माइनस h। 1 के माइनस में फंक्शन है 1, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये है 1, तो आंसर आ जाएगा 1। अब मैं ले लेता हूं एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1। फंक्शन की वैल्यू अगर मैं -1 पे देखूं, मॉड ऑफ -1 -0, ये आ जाएगा 1, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम आती है। राइट हैंड लिमिट लेता हूं एट x इज इक्वल टू -1, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1, तो -1 के राइट हैंड लिमिट में मेरे पास फंक्शन आ रहा है 2x -1, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस फंक्शन -1 प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फंक्शन -1 प्लस h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अच्छा, इसके राइट हैंड साइड में फंक्शन है -2x -1, -2x -1, अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो हमें मिलेगा -2 -1 प्लस 0 -1, मतलब 2 -1 दैट इज 1। इसका मतलब ये है फंक्शन कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 1 के ऊपर है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू -1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1 दैट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। अब जो दूसरा डाउट वाला पॉइंट रह गया, x इज इक्वल टू 0 रह गया है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, चेक करता हूं ये वैल्यूज जो है, इसको यहीं के यहीं लिख देता हूं। मैं करता हूं चेक कंटिन्यूटी, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस फंक्शन 0 माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 माइनस h। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन क्या है हमारे पास, -2x -1, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 0 माइनस h -1, अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो हमें मिलेगा -2 0 -1, ये आ जाएगा -1। अब एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे आएगी वो आएगी 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 1, मतलब -1। ये दोनों वैल्यू सेम आती है। अब मैं चेक करता हूं राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ 0 पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 के प्लस में फंक्शन क्या है भाई, -1 है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1, और ये आ जाएगा -1। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, ये सब के सब बराबर है -1 के, देयरफॉर फंक्शन is continuous at x is equal to 0 and hence
everywhere, therefore no point of discontinuity, no point of discontinuity, इसमें कोई भी पॉइंट हमें डिसकंटिन्यूटी का नहीं मिलेगा। इस पूरे क्वेश्चन में पूरा का पूरा कार्यक्रम यहीं पे सेट है, आपको ध्यान से समझना है। नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिख करके बताना है या व्हाट्सएप पे लिख करके मुझे बताना है कि क्या इसमें समझ में नहीं आया है। ओके, तो चलिए फटाफट कीजिए।